students, today we are going to discuss the important topic, that is the internal aid to the interpretation and the external aid to the interpretation. As you have learned in the previous lesson about the definition of the interpretation of statutes and the plain meaning rule and the golden meaning rule and Haydn's rule or the mischief rule. At the cost of repetition, plain meaning rule was as the law as it is, and golden meaning rule was that as and when the ambiguity or inconsistency occurs, it is the duty of the court to clear the ambiguity or inconsistency. And so far as the Haydn's rules is concerned, court will not clear the ambiguity or not only clear the ambiguity or inconsistency, but also interpret the law or interpret the words. Today we are going to discuss the important topic of internal aid to the interpretation and external aid to the interpretation. As you are very much aware that what is the meaning of internal aid to the interpretation. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन और एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, इसका क्या आशय है, इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन या एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन का क्या आशय है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस पड़ी, पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट जैसे ही लॉ इनेक्ट करता है और वो बिल जब एक्ट का रूप ले लेता है तो एग्जीक्यूटरी जो है बॉडी उसे लागू करती है, और जब लागू करती है तो उसके जब एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटिव जो है उसे लागू करते हैं तो उसके अंदर परेशानी होती है। और जब कोई भी व्यक्ति उसे न्यायालय में चैलेंज करता है तो जो जजेज़ हैं उन जजेज़ के सामने जो है इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है कि भाई वो जो पार्लियामेंट द्वारा इनेक्टेड लॉ है, उस लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट को किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करे, उसका निर्वचन किस प्रकार से करे, वो कौन सी बात है जिसके आधार पर जजेस जो है उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो कौन से आधार हैं जिनके आधार पर न्यायालय जो है उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, उसका अर्थ निकालेगा। तो उसका अर्थ निकालने के लिए मैंने आपको पहले जो है डिस्कशन किया प्लेन मीनिंग रूल, गोल्डन मीनिंग रूल और हेडन्स रूल या मिस्चीफ रूल। और इसी कड़ी में आज हम डिस्कशन करते हैं इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन। देखिए, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि एलएलबी थर्ड ईयर में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन का अर्थ क्या है और एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए, इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन का अर्थ ये है कि जहाँ पर कि जो स्टैट्यूटरी लॉ है या जो संविधि है, जो लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है, उसके अंदर जब कभी भी कोई निर्वचन का प्रश्न आता है, कोई एनामॉली होती है, कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है, कोई असंगति होती है, विरोधाभास होता है, तो न्यायालय उस इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन अर्थात उस जो लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है उस लॉ के या स्टैट्यूटरी लॉ के जो है अंदर देखने की कोशिश करता है और ये देखता है कि अगर उसके अंदर कुछ न कुछ एम्बिग्यूटी है या इनकन्सिस्टेंसी है तो उस एम्बिग्यूटी या इनकन्सिस्टेंसी को वो दूर करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन या इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य सहायक उपकरण। तो एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन या बाह्य सहायक उपकरण किसे कहते हैं? देखिए, बाह्य सहायक उपकरण या एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन सामान्य तौर पर जो है, जैसा कि मैंने बताया, इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन में तो विद इन दी लॉ या जो लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट है उसके अंदर ही हमें उसका जो है हमें उसे ढूंढना होगा, हमें मतलब जजेस को ढूंढना होगा। क्योंकि देखिए, दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द जजेस ओनली, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ करते हैं। तो ये उनके लिए सहायक उपकरण है, इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन और एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन। तो उसी कड़ी में एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे देखिए लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, देखिए जैसे कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है या अन्य कोई ऐसी बात जो कि उस लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट के बाहर है, उस दरमियान जो है न्यायालय यह देखेगा कि भाई जो उसकी हिस्ट्री क्या थी, कि भाई वो जो है वो पारित किया गया था
बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो पारित किया गया था, और अगर बिफोर इंडिपेंडेंस उसके संबंध में क्या नियम थे, और इन सभी चीज़ों को जो है न्यायालय देखता है, उसे हम एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो आज हम नट शेल में केवल उसके हेडिंग्स देखते हैं, इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन क्या है। तो देखिए, इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन जैसा कि मैंने बताया एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन वापस बताता हूँ कि इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन में जो पार्लियामेंट है ने जो लॉ इनेक्ट किया है उसी के अंदर जो है न्यायाधीश देखते हैं या उसका निर्वचन करने की कोशिश करते हैं। और उसी कड़ी में सबसे पहला जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न क्या है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न ये है कि भाई जो न्यायालय ने जो पार्लियामेंट ने जो कानून पारित किया है उसका उद्देश्य क्या है, और वो किस उद्देश्य से, किस पर्पज़ से जो है पारित किया गया, वो उस एक्ट के अंदर जो है शुरुआत में ही जो है वो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न दिया जाता है। तो जहाँ पर कि कहीं एनामली या इनकन्सिस्टेंसी होती है तो न्यायालय उस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न को भी देखता है। तो पहला मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न। सेकंड वन इज़ दी रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। तो सामान्य तौर पर जो है प्रस्तावना भी जो है वो कई बार जजेस जब इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन होता है तो उसके अंदर जो है वो देखते हैं कि भाई अगर कोई एनामली या इनकन्सिस्टेंसी है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1981 सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल की तरफ जो है वो देखा और ये देखा कि अगर एनामली या इनकन्सिस्टेंसी है तो उस प्रीएम्बल को भी जो है वो चेक किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक फेमस केस है, जैसा एक लीडिंग केस है रादर, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके बारे में कई बार डिस्कशन करते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ईयर 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उन्होंने जो है वो जो प्रीएम्बल है, जो भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है, जो कि स्टार्टिंग होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, जो है सरकार का हम निर्माण करते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है केशवानंद भारती वाले केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रीएम्बल को देखा और ये कंक्लूड किया कि पार्लियामेंट को जो है अनब्रिडल्ड पावर नहीं है। पार्लियामेंट को जो पावर दी गई है वह पावर कुछ लिमिटेड पावर दी गई है कि आर्टिकल 368 में जो है वो एक सर्टेन पावर, एक लिमिटेड पावर है, और वो लिमिटेड पावर के बाहर जाकर अमेंडमेंट नहीं कर सकता, जैसे कि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है इंटरनल एड ऑफ द इंटरप्रिटेशन का जो हमने सेकंड पॉइंट देखा प्रीएम्बल, कि भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंटरप्रिटेशन के लिए उसको भी देखा और उसका इंटरप्रिटेशन किया। नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम आगे टाइटल, हेडिंग, मार्जिनल नोट, डेफिनेशन क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, इसका भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू।